आज हम करेंगे हमारा जो ब्लॉक 4 है BEGLA 135 का, उसका जो ब्लॉक 4 है उसका यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है वो हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है डूइंग अवे विथ एग्ज़ाम्स, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम से दूर भागना। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी हमारे माइंड में चीज़ें होती है। जैसे हम कभी बोलते हैं कि काश एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते तो कितना अच्छा होता, या कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर क्या हम कोई पढ़ेगा नहीं, तो वैसी चीज़ें। ठीक है, होता है ना कि कभी आप बोलते हो कि एग्ज़ाम होने चाहिए, कभी आप बोलते हो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, तो उस टाइप का। तो जैसे कि जब आप नहीं मतलब जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है तब बोलते हो कि एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जैसे ही एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं फिर दिमाग में आता है कि काश एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो स्ट्रेस आ जाता है एक टाइप ऑफ, है ना। तो वो ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस जो यूनिट है इसका क्या मकसद है, तो सबसे पहले इसका ये मकसद है कि फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द एवेल्यूएशन सिस्टम इन स्कूल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम्स एंड वेदर एग्ज़ाम्स आर इम्पॉर्टेंट और नॉट इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इस यूनिट में हमें देखना है जो आजकल जो हमारे स्कूल का सिस्टम है, जो इवेल्यूएशन का सिस्टम है, मतलब जैसे चेकिंग वगैरह होती है, मतलब जिस बेसिस पे बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पे है, क्या वो कुछ पढ़ रहा है, कहाँ पहुँचा है। तो फेल पास करते हैं ना बच्चे को, एग्ज़ाम्स लेते हैं, फिर रिज़ल्ट निकलता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का थोड़ा बुरा होता है। तो उस पे हमें अपना एक ओपिनियन बनाना है, हमें ये देखना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो वो देखना है। उसके बाद हमें देखना है क्या एग्ज़ाम्स अभी के जो एग्ज़ाम जिस तरीके से हो रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं हैं तो हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, या किस सॉर्ट ऑफ मतलब एक नया एक फॉर्म लाएंगे जो कि जिसमें अलग तरीके से चेकिंग वगैरह होगी, तो वो हम सीखेंगे, देख सकते हैं, अपना माइंड उस पर बनाएंगे। उसके बाद हम एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड वोकैबुलरी सीखेंगे, मतलब वोकैबुलरी होता है नए नए वर्ड सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि कोई भी टॉपिक है जो कि हमें दिया गया होगा, उसको हम लॉजिकली और सिस्टमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को उसमें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें कुछ बताया गया है, जैसे कि आपको सबको पता है एग्ज़ामिनेशन क्या होते हैं, एग्ज़ामिनेशंस, और मतलब कि एग्ज़ामिनेशंस के बगैर तो कुछ नहीं होता है ना। हर साल चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, एग्ज़ाम्स होते ही होते हैं, है ना। और अभी ऐसा सिस्टम बन गया है कि हम ज़्यादा मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम कुछ मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, या ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो अपना मतलब अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, उसलिए बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये है ना, तो इसमें हमें अपने फ्रेंड के साथ, यानी आपको अपने फ्रेंड के साथ ये कुछ जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने हैं। जैसे कि ये बोल रहा है आपको कि आर यू अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम्स और डू यू टेक देम एज अ चैलेंज। तो सबसे पहले ये आपको बोल रहा है कि क्या आप जब एग्ज़ाम्स के बारे में आप सुनते हो, या आपको पता लगता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उस टाइम पे डर जाते हो, या आप उसको एक चैलेंज की तरह लेते हो, ऐसे आप लेते हो कि आपको लगता है हाँ ये एक चैलेंज है जो कि मुझे पूरा करना है, तो ऐसे लेते हो, यानी मतलब डरते नहीं हो। तो वैसे जैसे कि कोई गेम होती है, गेम में हम मतलब कोई भी हमें स्ट्रेस नहीं होता है ना, कोई जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं जो कि मतलब बड़ी लेवल पे नहीं होता है, मतलब आप आपस में फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, तो उसमें आपको मत होता है स्ट्रेस कि पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डर होता है, हमें ये डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तो इस तरीके से। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि व्हाट स्केयर्स यू मोर, यानी आपको ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉट डूइंग वेल और ऑफ नॉट लिविंग अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, यानी आपको ज़्यादा किस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगता है। आपको इस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है कि आपको जो मतलब आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे,
या आपको इस चीज़ से डर लगता है कि जो आपसे जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, उनकी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपसे उनकी ख्वाहिशें हैं, या जो चाहते हैं आपसे मतलब आपके थ्रू पाना, उस पे आप खड़े नहीं उतर पाओगे? क्या उस चीज़ से आपको डर लगता है? दोनों में से आपको किस चीज़ से डर लगता है? डू यू वॉन्ट टू डू अवे विद द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इट्स प्रेजेंट अवतार? तो उसके बाद ये बोल रहा है क्या जो अभी का सिस्टम है हमारे एग्जामिनेशन का, मतलब जो एग्जामिनेशन हमारे होते हैं, जैसे पेपर चेकिंग होती है या जैसे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं फिर आपको सिर्फ लिखना पड़ता है, चाहे आपने मतलब रट्टा मारा हो वही लिखते हो, उस तरीके से आपको क्या जो अभी का जो सिस्टम है, अवतार यहाँ पे सिस्टम को ये बोल रहा है, जो अभी का जो उसकी शक्ल है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स की शक्ल इन द सेंस कि जिस तरीके से होता है, ये नहीं कि रियल जो आप देख पाओगे, एग्ज़ाम्स को तो नहीं देख सकते ना। तो वैसे वो रहे क्या आपको उससे आप मतलब दूर रहना चाहते हो, आप क्या बोलते हो उसको हटाएं, कुछ नया सिस्टम लाएं? इफ़ यस सजेस्ट अल्टरनेट असेसमेंट मेथड्स। अगर आपको लगता है ऐसा है, मतलब ऐसा जो अभी का सिस्टम है हमारा वो चेंज होना चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जो कि आपको लगता है हमें जो अभी का एग्ज़ाम है उसको हटाने के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी आप उस तरीके से हम बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते हैं, या जो भी। उसके बाद है आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन, डूइंग अवे विथ एग्ज़ाम्स। तो इसमें आपको देखो आप यहाँ पे है लेटर एक, तो आपको इस पर भी पता चल जाएगा जो हमारी इनफॉर्मल लेटर होती है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं जब हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको कोई लेटर लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, वो हम फॉर्मल में नहीं मतलब लिखते हैं, उसमें हम जो फॉर्मल होता है उसमें डियर वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो इनफॉर्मल होता है उसमें हम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपना एक जो बच्चा है वो अपने जो कि उसके पापा हैं उसको लेटर लिख रहा है, तो इसमें ये क्या बोलता है, तो सबसे पहले ये बोलता है कि दिस डियर पापा दिस इज़ इन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन। यानी ये बोलता है कि पापा जो आपने मुझे बोला था कि आप मुझसे मतलब जब कभी आपको गुस्सा होता है तो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं ना जिस तरीके से बात, यानी गुस्सा दिखाते हैं, मतलब हम दिखा नहीं पाते हैं बट चेहरे से मतलब या कुछ बोल देते हैं जिससे पेरेंट्स को लगता है कुछ इस बच्चे में, कुछ बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना। वैसे ये बोलता है कि ये जो आपने मुझे बोला था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे अंदर कुछ चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो वो उसी जो आपने मुझसे पूछा था उसी के जवाब में आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। येस माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड टू द सेकेंड। हाँ, मेरी जो फर्स्ट, मैं हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता था लेकिन इस बार मैं सेकेंड आया हूँ। यू एडवाइज दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स। और आपने मुझे ये बोला था कि आप जब मैं किसी भी पेपर को आंसर करूँगा उसको आंसर करने से पहले मुझे अच्छे से सोच लेना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि yes the operating work think did make me reflect and these are the results of those reflections। तो ये उसके बाद बोलता है हाँ जो आपने मुझे बोला था ना सोचना, तो उस जो सोच जो आपने मुझे वो बोला था उसी जो वो मैंने सोचा उसी की वजह से आज मुझे ये देखना पड़ा, तो उसी की वजह से मेरी जो रैंक फर्स्ट से सेकंड आई। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। Father, we have never really been close, and I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. तो उसके बाद ये जो लड़का है ये अपने पापा को बोलता है कि पापा हम कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ, और मैं आपको ये मतलब ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड रहे हो, जैसे हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है, फ़िलासफ़र है, गाइड है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप इनमें से मेरे कुछ हो। लेकिन येट आई वुड लाइक यू टू बी अवेयर ऑफ़ माई थाट्स, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि आप मैं क्या सोचता हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता हो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको पता होना वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली। तो उसके बाद ये बोलता है कि आप पापा बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हो, वेल हाईली एजुकेटेड हो, और आप फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते हो। बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर डू यू
अप्लाई पैथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन पापा क्या जो आप मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ से हमें पता चलता है जो इस लड़की का पापा है वो डिपार्टमेंटल जो स्टोर होता है, शॉप होती है, उस पर काम करता है। तो आप क्या वहाँ पे पैथागोरस थ्योरम, जो कि आप अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो आप पढ़ते होंगे, अगर हमने वैसे भी 9th-10th में पढ़ी है ये पैथागोरस थ्योरम, है ना। न्यूटन्स लॉ भी हमने साइंस में पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आप या आप अभी साइंस के स्टूडेंट हो तो आप अभी भी पढ़ते होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें आप जब काम कर रहे होते हो तो यूज़ करते हो। फॉर दैट मैटर डज़ योर डॉक्टर फ्रेंड और योर लॉयर ब्रदर, या क्या जो भी आपका जो कोई फ्रेंड डॉक्टर है या लॉयर जो आपका भाई है, क्या वो भी ये चीज़ें अब भी इस्तेमाल करते हैं। पापा, माई ग्रैंड फादर स्पीक्स ऑफ अ केयर फ्री एंड beautiful childhood of days spent in plucking mangoes and guavas from the orchards, of picnics on the banks of the river where the men cooked mouth watering food, ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा। तो उसके बाद बोलता है कि पापा जो मेरे दादा हैं यानी इनके पापा के फादर, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि अपने मतलब वो कैसे उन्होंने अपना जो बचपन था बिना किसी टेंशन के बगैर गुजारा और बहुत अच्छे से गुजारा, खूबसूरती के साथ गुजारा, बहुत मज़े से गुजारा। और जो उनके बचपन के दिन थे उनमें वो कैसे मैंगोज़, अगर आप भी मतलब अभी अगर आप गांव साइड से रहते हो तो आप मैंगोज़ उतारते होंगे, या आपके दादा वगैरह दादी आपको बोलते होंगे कि हम जब बच्चे थे हम बाग में जाके जो अमरूद और मैंगोज़ होते थे या तो चोरी करके उतारते थे, फिर भागते थे, या हम उतारने जाया करते थे। तो ये अभी भी आप सुनते होंगे ना ये किस्से। या हम पिकनिक्स पे तो उसके बाद ये बोलता है कि मेरे दादा ने ये भी बोला कि अगर हम पिकनिक्स पे जाया करते थे तो वहाँ पे कैसे जो आदमी थे वो बहुत मज़ेदार खाना बनाया करते थे और वो मार्बल्स के साथ खेलते थे। आपको मार्बल्स यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो ये नहीं वो मार्बल्स हो गए, यहाँ पे मार्बल ये बोल रहा है वो स्टोन होते हैं ना जो 5 होते हैं, फिर उसको उसके साथ खेलते हैं और गिल्ली डंडा के साथ। और जो गिल्ली डंडा गेम है उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा काटते हैं और एक लंबी सी लकड़ी होती है, बराबर जैसे बैट बॉल खेलते हैं ना, मतलब क्रिकेट खेलते हैं उसी तरीके से होता है, बट इसमें वो लकड़ी बॉल नहीं होता है और बैट की जगह एक लंबी सी डंडी मतलब एक छड़ी होती है, स्टिक होती है वुड की, उसके साथ खेलते हैं ये। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को आपने बचपन में खेला होगा ये। उसके बाद ये बोलता है कि फ्रॉम हिज टॉक इट सेम स्टडीज़ व एन एंसिलरी सब्जेक्ट एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट। तो उसके बाद ये बोलता है कि उनकी बातों से ये लगता है कि जो स्टडीज़, जो कि आजकल हमने इतना बोला है कि स्टडीज़ के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, स्टडीज़ के बगैर आप कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगी, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। वो सेकेंडरी होता था, मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या करता था, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी अपनी लाइफ को जीने में, मज़े से जीने में, एक्सपीरियंस करने में, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने में। ये नहीं कि थियोरी में जो लिखा है बस वो ही रटना है, ऐसा उनकी बातों से ऐसा ही मुझे लगता है। यानी कि लिविंग और एक्सपीरियंस करना चीज़ों को, वो उनकी प्राइमरी ये हुआ करती थी, मतलब चीज़ हुआ करती थी जो वो फॉलो करते थे। फादर, इज़ ही फिबिंग और इज़ इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड टॉपसी टर्वी इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स। तो ये बोलते हैं पापा क्या ये वो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही उन्होंने बोला है, इमेजिन किया और मुझे बता दिया, या ऐसा हो सकता है कि जो दुनिया है वो इन 70 सालों में बिल्कुल ही बदल गई है, कि ऐसा इन दोनों में से क्या हुआ है। पापा, माई ग्रैंड मदर इज़ सेमी लिटरेट। उसके बाद ये बोलता है पापा मेरी जो दादी हैं यानी इनके पापा की मम्मा, वो आधी पढ़ी लिखी हुई हैं, पूरी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जो लाइफ है बहुत ही आराम चैन से गुजारती है। जो उनके पॉट्स पैंस बर्तन वगैरह जो होते हैं उनके साथ, फ्लावर जो हैं गार्डन में उनके साथ, उनमें उनको पानी देती है, उससे वो बहुत ही पीस में रहती है। अपनी भगवद गीता जो कि आपकी बुक है, हमारे जो किताब है, वो जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट किताब है हिंदुज़म में ये मानी जाती है, और जो बाकी स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं वो पढ़ती है, उसमें ही वो बहुत मतलब
चैन के साथ अपनी लाइफ जी रही है। माई मदर हाईली क्वालिफाइड इज़ हाईली स्ट्रॉन्ग टेंस एंड नर्वस। तो उसके बाद ये बोलती है वहीं जो मेरी मम्मा है वो मतलब बहुत पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा वो टेंशन में रहती है, हमेशा नर्वस रहती है, उसको समझ ही नहीं आता है कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्या आपको लगता है पापा कि जब एक इंसान पढ़ लिख जाता है अच्छे से, उसके बाद वो रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको चैन नहीं मिलता है, वो हमेशा डरा रहता है, डरा हुआ रहता है, या हमेशा फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में रहता है, ऐसा होता है? ओ पापा, लास्ट वीक माई रोज़ प्लांट ऑलमोस्ट डाइड। तो उसके बाद ये बोलता है ओ पापा पिछले, आपको पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरा जो रोज़ का प्लांट था वो बिल्कुल ही मर चुका था, सम पेस्ट्स। तो क्योंकि उसको कुछ कीड़े लग गए थे। I asked my biology teacher what should do to save it and she was cross. तो उसके बाद मैं अपनी बायोलॉजी टीचर से पूछने लगा कि मैम मैं क्या कर सकता हूँ इसको वापस ठीक कराने के लिए। और जब मैंने उसको ये पूछा उसको समझ ही नहीं आया कि जवाब क्या देना चाहिए। शी सेड गो आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स। और आपको पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि आपको अगर जाओ ना पूछो उस बंदे से जो कि गार्डनिंग वगैरह के साथ करता है, बाग वाग के साथ जो करता है, चीज़ों को करता है, उसको पूछो जाके, ही विल टेल यू, वो तुम्हें बताएगा। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज़ दैम। तो ये बोलते हैं कि उसके बाद पापा हम पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, खाद वाद के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हम कैसे उनको यूज़ करें। ओ फादर, इट मैटर्स नॉट टू मी वाई द apple does not fall upwards nor do I care what Archimedes did। ओ पापा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो न्यूटन बोलता है ना कि एप्पल, जब न्यूटन ने लॉ बनाया था कि एप्पल जब उनके सर पे गिरता है फिर वो सोचते हैं कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये वही बोलता है कि जो एप्पल है वो ऊपर क्यों नहीं जाता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नीचे क्यों गिरता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या आर्किमिडीज़ था, उसने क्या किया था, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉट मैटर्स टू मी इज़ दैट माई रोज़ प्लांट्स रिमेन हेल्दी। मेरे लिए क्या मैटर करता है वो ये है कि मेरा जो रोज़ प्लांट है वो हमेशा हेल्दी रहे, ठीक रहे। When there is a fuse in my house, I should know how to do something about it। और जब भी कभी मेरे घर में बिजली चले जाए, फ्यूज़ उड़ जाए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं उसके बारे में क्या करूँ। आई शुड नो हाउ टू मेक अ डेस्क फॉर माई सेल्फ विद माई कारपेंटर्स टूल। और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अपना डेस्क कैसे बना सकता हूँ, जो कारपेंटर का सामान है मेरे पास, मैं उससे अपने लिए एक डेस्क कैसे बना सकता हूँ। जबकि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, उनके बदले में क्या सीखता हूँ, हाइपोटेन्यूस क्या होता है और रैशनल स्क्वायर रूट्स वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि पापा वंस आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर हाउ शी गॉट टू बी सो वाइज। तो उसके बाद बोलता है कि पापा, मैंने एक दिन अपने दादी से पूछा कि वो इतनी समझदार कैसे हुई। डू यू नो वॉट शी सेड? क्या आपको पता है उसने क्या बोला? बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जब लाइफ जियोगे, अपनी लाइफ जीते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उससे आप वाइज बनते हो। हमें भी बोला जाता है ना, जब आप कोई चीज़ आपके साथ होती है तो आपको पहले नहीं समझ आता है कि क्या करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वापस वो चीज़ होती है आपके साथ तो आपको समझ आ जाता है कि आपको उसको कैसे फेस करना है। एंड शी लाफ्ड एज दो आई हैड आस्क्ड समथिंग विच वॉज सो ऑब्वियस। और जब मैंने उसको ये पूछा तो वो ऐसे, मतलब उसने हंसा कि जैसे मैंने कोई पता नहीं कैसी बात पूछ ली थी, जो मतलब मुझे पूछनी नहीं चाहिए थी, जो कि बात पता होनी चाहिए सबको। ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया उस पर। आर वी लिविंग पापा? उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या हम सच में जी रहे हैं, और इज़ लाइफ बाय पासिंग अस, या हमारी जो ज़िंदगी है ऐसी ही गुजरती जा रही है। What I fear is that if I were to meet Newton face to face, I would fail to recognize him. So busy am I learning about him। तो ये बोलता है कि आपको पता है पापा मुझे किस चीज़ से डर लगता है? मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि अगर मैं न्यूटन को कभी भी मिलता हूँ, मुझे ये इस चीज़ से डर लगता है कि मैं शायद उसको नहीं पहचान पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना उसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि मुझे भूल गया है कि वो मतलब कैसा दिखने में होगा। You know, just like that boy Vinu in that award winning film, he prettles on the hibiscus is red 100 times, but in his book he colors it yellow। Are we missing out on the essence of life? उसके बाद ये बोलता है कि जो आपने वो पिक्चर देखी है जिसको अवार्ड मिला था, उसमें जो एक छोटा लड़का वीनू था, वो बार बार बोलता है सबको कि हिबिस्कस लाल कलर का होता है, लेकिन फिर भी उसकी किताब में हिबिस्कस को येलो दिखाया गया होता है।
तो उसके बाद ये बोलता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी का जो सही मकसद है वो हम ऐसे ही भूल रहे हैं, क्या हम उसको उसके लिए नहीं जी रहे हैं। एनीवे पापा, डू यू नो वेयर आई लॉस्ट दैट क्वार्टर मार्क दैट ब्रॉट अबाउट माई फॉल। तो उसके बाद बोलते हैं चलो कोई नहीं पापा, क्या मैं आपको बताता हूँ कि जो वो लास्ट वाला जो मेरा आधा मार्क जो जिससे मैं जो गिर गया, जिसकी वजह से मेरी जो रैंक है वो कम आई, वो था इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था। I held that I was invited to tea and my teacher was adamant that he was invited for the tea। तो मैंने ये समझा कि जो वो मतलब एक फिल इन द ब्लैंक था उसमें ये बताया गया था कि मुझे चाय पे बुलाया गया है, बट मेरा जो टीचर था वो ये बता रहा था कि उसको चाय पे बुलाया गया है। अ मैटर ऑफ ग्रामर, जो कि एक ग्रामर की बात थी। एंड पापा, इफ़ ही सेज जॉर्ज बुश इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इट विल हैव टू बी सो। और पापा अगर वो बोलेंगे, जो मेरे टीचर है वो बोलेंगे जॉर्ज जॉर्ज बुश जो है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो ऐसा ही होगा। इफ़ ही सेज द सन राइजेज इन द वेस्ट सो बी इट, एंड इफ़ ही सेज द अर्थ इज़ फैट इट विल बी माई पापा। तो अगर वो बोलते हैं कि जो सन है वो वेस्ट की तरफ से उगता है तो ऐसा ही होगा, और अगर वो बोलते हैं अर्थ फ्लैट है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। एट लीस्ट ऑन माई आंसर पेपर्स, अगर मेरी रियल लाइफ में इन बातों को ना भी मानूँ, लेकिन न्यूज़ पे जो मेरा आंसर पेपर है उसमें जो है उसमें मुझे आंसर में यही लिखना है जो मेरे टीचर ने बताया है। अपनी थिंकिंग के हिसाब से मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। माई फर्स्ट रैंक इज़ एट स्टेक यू सी, और इसी वजह से मेरी जो फर्स्ट रैंक है, जो कि मैं हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आया करता था, इसी जो आपने मुझे बोला था कि सोचो, उस सोच की वजह से मेरी जो रैंक है वो कम हो गई। स्टिल माई डियरेस्ट पापा, आई शैल कीप योर एडवाइस इन माइंड एंड ट्राई नॉट टू लूज़ एनी क्वार्टर मार्क्स। और चलो कोई नहीं पापा, तो जो आपने मुझे एडवाइस दी थी मैं फिर भी वो अपने दिमाग में रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कोई जो आधा भी मार्क जो है वो ना खो दूँ। एज़ ऑलवेज़ योर एवर ओबीडियंट सन राहुल। तो इसी के साथ ये जो है ये लेटर हमारी ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में ये बोलता है कि कहाँ गया यहाँ पे, PS, ये हम कब लिखते हैं, जब हम लेटर ख़त्म कर रहे होते हैं ना और अचानक से हमें कोई बात याद आ जाती है, तो तब आप ये कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। योर आइज विल नॉट सी द एंग्विश्ड प्ली माई फादर, दिस वॉज ओनली टू लिसन माई ओवर लाइटन माई ओवर बर्डन हार्ट, इट इज़ नॉट ऑल आर्टरीज एंड मसल इट फील्स टू। उसके बाद ये बोलता है कि ये मैं आपको ये नहीं, मतलब जो इतना मैंने सब कुछ लिखा है ये इसलिए नहीं कुछ आपसे मैं मांग रहा था, या मतलब ऐसा कुछ था, और मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मैं अपना जो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा मुझे भारी लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था, जो मेरे इमोशंस थे बहुत ज़्यादा अंदर से बढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं वो शेयर करने के लिए अपने हार्ट को थोड़ा आराम देने के लिए आपसे शेयर करना चाहता था ये चीज़ें। तो ऐसा ये जो आपकी लेटर है ये इन्होंने द हिंदू से ली है, जो कि एक न्यूज़पेपर है आपका। तो उसके बाद इसके आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इंटीमेट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन। तो सबसे पहले इन्होंने आपको पूछा है कि जो फादर और सन मतलब बाप बेटे के बीच की जो रिलेशन थी वो कैसी थी। पिक आउट द लाइन्स विच रिफ्लेक्ट योर आंसर। तो उसके बाद आपको कुछ लाइन्स बतानी है जिनको पढ़ के आपको लगा कि हाँ वो दोनों क्लोज नहीं हैं या हैं। तो हमने जब पहले ये पढ़ी थी, लेटर स्टार्ट की थी, तभी उसने बोला था कि हम उतने क्लोज़ नहीं हैं, तो ना ही आप मेरे फ्रेंड हो, फ़िलासफ़र हो, गाइड हो। तो उससे हमें पता चला था कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। उसके बाद आपको बोला गया है कि राइट 5 लाइन्स ऑन द चाइल्डहुड ऑफ राहुल्स ग्रैंडफादर। तो आपको लगभग 5 लाइन्स लिखनी है। जो राहुल है वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है ना, ये कैसे वो अपने बचपन में अपनी लाइफ को इन्जॉय किया करते थे। तो उस पर आपको 5 लाइन्स लिखनी है। व्हाट डू यू थिंक राहुल्स चाइल्डहुड इज़ लाइक। और उसके बाद आपको ये बताना है कि जो राहुल है उसका खुद का चाइल्डहुड अभी का कैसा है, या उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसके लिए अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना या जीना वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका तीसरा सवाल है वो आपको पूछा गया है कि इन वॉट वेज इज़ राहुल्स मदर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रैंड मदर। तो अब आपको इसमें बताना है कि जो राहुल की मम्मा है वो कैसे राहुल की दादी से अलग है, किन वजहों
से वो आपको लगी कि वो आपको लगा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो आपको वो बताना है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि व्हाट डज़ राहुल थिंक इज़ रॉन्ग विद हिज एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है राहुल को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें राहुल को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, या कौन सी चीज़ है जो कि राहुल को सही नहीं लग रही है। व्हाट वुड ही रियली लाइक टू लर्न, और वो क्या सीखना चाहता है। What do you think is Rahul's opinion about his biology and English teacher? Discuss। उसके बाद आपको बताना है राहुल जो है उसका ओपिनियन क्या है उसकी बायोलॉजी और जो इंग्लिश टीचर हैं उसके उनके बारे में क्या वो सोचता है। What do you think is going to be reply of Rahul's father to the letter? Write out the reply। तो उसके बाद जो राहुल के पापा जब ये लेटर पढ़ेंगे तो उसके बाद वो क्या रिप्लाई देंगे वो आपको इमेजिन करना है और आपको वो बताना है। उसके बाद आपको वोकेबलरी सीखनी है। यहाँ पे क्या देखेंगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं वो वाले वर्ड्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों। मतलब सिनोनिम्स होते हैं जो कि एक जो वर्ड है उसी की तरह दूसरा वर्ड जो कि मतलब सेम मीनिंग होगा बट वर्ड दूसरा होगा। और एंटोनिम होते हैं वो वाले वर्ड्स जिनका मतलब जो एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आप जैसे आपका दिन हो गया, दिन का अपोजिट क्या होगा, रात, है ना, उस तरीके से वो वाले वर्ड्स आपके, ठीक है, उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ ऊपर जो है आपका डब्बा है उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो वो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ डैश फ्रॉम 15% टू 10% दिस ईयर। तो सबसे पहले आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लगभग इस साल 15 से 10% क्या हो गई है, यहाँ पे आपको लिखना है स्लिप्ड, यानी नीचे गिर गई है, ठीक है। उसके बाद है आई हैव हैड अ चांस टू डैश एंड आई हैव रियलाइज दैट आई शुड हैव बीन काइंडर। तो उसके बाद मुझे ये मतलब जब मैंने मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर रिफ्लेक्ट लिखना है, ठीक है, रिफ्लेक्ट जो आपको दिया गया है ना। तो जब मैंने मतलब जब आप कोई गलती करते हो उसके बाद जब वो उसके बारे में आप सोचते हो ना उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जब उस चीज़ के बारे में सोचा तो मुझे ये पता चला कि मुझे थोड़ा काइंड होना चाहिए था, काइंडर होना चाहिए था, मतलब थोड़ा नरम होना चाहिए था उस सिचुएशन में। अनीशा पुट हर रेपुटेशन डैश इन ऑर्डर टू सेव हर क्रिमिनल हस्बैंड। तो जो अनीशा है उसने अपनी रेपुटेशन हो गया जैसे कि आपकी जो इज़्ज़त है जो अपनी मतलब अपनी सोसाइटी में कमाई होती है, या जो भी आपको मतलब अपना जो होता है जो अपने बारे में आप सोचते हो वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो बचाने के लिए जो मतलब अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसने वो मतलब एट स्टेक रखी, मतलब कि उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो यहाँ पे एट स्टेक आपका आएगा। The mother was dashed that her son should not learn driving before the age of 18। तो यहाँ पे आएगा आपका एडमेंट। तो एडमेंट हो गया कि कोई ऐसी जब आपको कोई बात बोली जाए चाहे वो गलत तो सही हो, लेकिन आपने जो उस चीज़ के बारे में आपने सोच के रखा है ना आप उसी बात को मानो। आप कोई आपको बोले कि वो बात गलत है, जो आप सोचो वो बात गलत है, आप मानो ही ना, बोलो जो मैंने सोचा है वही सही है और कुछ नहीं है। तो उस टाइप की उसको बोलते हैं एडमेंट, ठीक है, जब आप कोई चीज़ सुनो ही ना। तो जो इसकी जो मतलब द मदर वॉज दैट हर, तो एक माँ है जो कि बोलती है जब तक उसका बेटा 18 ईयर्स का नहीं होगा तब तक वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो इस बात पे ही वो टिकी रहती है, वो इस बात से आगे नहीं बढ़ती है। इट इज़ बाई डैश बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरो दैट वी कैन लिव अ फुल लाइफ। तो यहाँ पे आपको आएगा एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, यानी जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी जब हम दोनों यानी खुशी और गम को एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जी पाते हैं। रीटा ऑलवेज गेट्स डैश बिफोर हर एग्जाम्स एंड देयरफॉर डज नॉट परफॉर्म एज वेल एज शी कैन। तो उसके बाद आएगा आपको यहाँ पे आएगा टेंस, ठीक है। तो जो रीटा है जब भी उसका एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वो बहुत टेंस्ड हो जाती है, यानी उसको बहुत टेंशन हो जाता है जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। Instead of concentrating on the main issues, all the dash matters were discussed। यहाँ पे आएगा आपका ancillary। तो यहाँ पे मतलब जबकि उनको मतलब जो मेन इश्यूज थे उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, उसको छोड़ के वो लोग जो कि सेकेंडरी चीज़ें थी, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो डिस्कस करने लग गए। Nobody believes Asha because she is always fibbing।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी आशा की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा कुछ अजीब सी बातें बोलती है जिस पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते हो, बढ़ा चढ़ा के बातें बोलती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका मतलब। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर वॉज डैश बट वाइज इन ऑल हर वेज। यहाँ पे आएगा सेमी लिटरेट। तो जो मेरी दादी है वो मतलब पूरी पढ़ी लिखी नहीं है, आधी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो हर एक बात में बहुत समझदार है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द अनवली बॉयज़ टू apologize इन writing फॉर देयर ट्रांसग्रेशंस। तो जो प्रिंसिपल है वो जो स्कूल में लड़के हैं जिन्होंने मतलब मिसबिहेवियर किया होगा, अच्छे से मतलब कोई गलती की होगी, उनको वो बोलता है कि जो भी उन्होंने चीज़ें की हैं, जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो यानी मिसबिहेव जो भी उन्होंने किया होगा उसके लिए लेटर लिखने के लिए। ठीक है, अपोलोजाइज करने के लिए। उसके बाद आता है आपका कंप्लीट दिस क्रॉस वर्ड पजल विद वर्ड्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं, इन मीनिंग्स को पढ़ के और इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे एस्टिमेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। जब आपके टीचर्स आपने एग्ज़ाम दिया होता है, उसके बाद जब वो चेक करते हैं, उसके बाद वो जब आपकी एग्ज़ाम को देखते हैं, मतलब क्या कितना कैसे किया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट करना। ठीक है, यानी पहला आएगा आपका असेसमेंट। उसके बाद है आपका एंग्जाइटी बिफोर एन एग्जामिनेशन, यानी एग्ज़ाम से पहले जब आपको टेंशन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका अ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। कोई बच्चा जो कि एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनी। ठीक है, एग्जामिनी। उसके बाद है आपका the decision of an examiner in terms of numbers or grades to show how a student has performed in an examination। तो जब एक एग्जामिनर आपके नंबर्स वगैरह चेक करता है और आपको फिर नंबर्स वगैरह देता है, जो आपका उसका डिसीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो लिख के देता है आपको, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जामिनेशन में कैसा अपनी एक बच्चे ने किया होता है उसको हम बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स देता है ना, फिर आपको उसकी बेसिस पे आपको पता चलता है आपने क्या किया है। तो यहाँ पे आएगा आपका मार्क्स। उसके बाद है आपका डिफरेंट कोर्सेज ऑफ स्टडी दैट आर टॉट इन अ स्कूल और कॉलेज, यानी स्कूल या कॉलेज में अलग अलग किस्म के जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, करिकुलम। सबको मिला के इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, आपके डिबेट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। उसके बाद है आपका इन्फॉर्मेशन कमेंट्स ऑन वंस परफॉर्मेंस इन एनी एक्टिविटी। जब कोई बच्चा या कोई इंसान कोई एक्टिविटी करता है, तो उसकी जो परफॉर्म करता है कोई भी चीज़, उसके बाद आप उसको कोई बात बताते हो ना, उसको बताते हो आपने कहाँ पे क्या किया, कैसे किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। उसके बाद है आपका अ डिसीजन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी आपका जब आप कोई डिसीजन लेते हो, जब बच्चे ने कोई परफॉर्मेंस दी होती है, तो उसने कैसी वो परफॉर्मेंस दी है उस पर जब डिसीजन लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन उसको आप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इवैल्यूएशन लिखोगे, या यहाँ पे आप लिखो EVALUATION। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इस जो ये है इसकी जो स्पेलिंग है इसमें। उसके बाद है आपका अ वे ऑफ वर्किंग, ऑर्गेनाइजिंग और डूइंग समथिंग इन विच यू फॉलो अ फिक्स्ड प्लान, यानी एक किस्म का कुछ चीज़ करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना एक ही हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, कोई भी किसी चीज़ का, एजुकेशन का सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, वो सारा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हाउ वेल वन डज इन एन एक्टिविटी, मतलब जब कोई किसी एक्टिविटी में अच्छा करता है या बुरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। ठीक है, जब वो कैसा मतलब करता है, मतलब कितना अच्छा करता है, क्या करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस लिखोगे, ये है ना, यहाँ पे PF देके, यानी PERFORMANCE। उसके बाद है व्हेन द परफॉर्मेंस इज़ एक्सट्रीमली गुड, और जब आपने कोई चीज़ की होती है और वो बहुत अच्छे से की होती है, तो उसको आप बोलते हो एक्सीलेंस। ठीक है, जब बहुत अच्छे से करते हो।